नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं मुंशी प्रेमचंद के बहुत ही क्लासिक और दिल को छू लेने वाले उपन्यास निर्मला की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां समाज की कुरीतियां और व्यवस्था की कमियां मिलकर एक ऐसी त्रासदी बुनती हैं जिससे बच निकलना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद मार्मिक साहित्यिक सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे निर्मला के सपनों और यथार्थ से, फिर देखेंगे दहेज और नियति का आघात, कल्याणी की सामाजिक विवशता और निर्मला का अनमेल विवाह। उसके बाद तोताराम के मनोवैज्ञानिक संघर्ष को समझते हुए हम उस नींव तक पहुंचेंगे जो इस पूरी कहानी में त्रासदी को जन्म देती है। पहला भाग, निर्मला, सपने और यथार्थ। देखिए, कहानी के बिल्कुल शुरुआती दौर में निर्मला की मासूमियत और उसके आसपास की जो कठोर दुनिया है उसके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, निर्मला एक नामचीन वकील की बेटी है, हंसमुख, सुंदर, होनहार, आंखों में आगे के ढेरों सपने हैं। लेकिन जैसा कि हमारा स्रोत हमें याद दिलाता है, निर्मला सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो उन अनगिनत औरतों का प्रतीक है जिनके सपनों को उस दौर में हालात और समाज की वेदी पर चुपचाप बलिदान कर दिया गया। भाग 2, दहेज और नियति का आघात। अब यहाँ से हालात कितनी तेजी से बदलते हैं ये सच में दिल दहलाने वाला है। एक पल में सब कुछ ठीक है, एक अच्छी जगह सगाई हो चुकी है, और अगले ही पल पिता की अचानक मृत्यु, उसके तुरंत बाद लड़के वालों की तरफ से भारी दहेज की मांग और आखिरकार सगाई का टूट जाना। एक के बाद एक गिरते हुए डोमिनोज की तरह ये घटनाक्रम बिल्कुल साफ दिखाता है कि निर्मला की उम्मीदों का महल कितनी जल्दी ढह गया। उस दौर की एक बहुत कड़वी सच्चाई थी कि एक औरत का पूरा भविष्य सिर्फ और सिर्फ पुरुष के संरक्षण और परिवार की आर्थिक स्थिति पर टिका होता था। पिता का साया उठा नहीं कि समाज ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। तीसरा भाग, कल्याणी की सामाजिक विवशता। लेकिन रुकिए, आगे क्या हुआ इसको जज करने से पहले हमें इस पूरी घटना के मनोवैज्ञानिक असर को निर्मला की मां कल्याणी के नजरिए से देखना होगा। जरा उनकी जगह खड़े होकर सोचिए। विधवा होने का कलंक, एक जवान बेटी को बोझ समझना, अचानक सर पर टूटा आर्थिक संकट और आने वाले सामाजिक तानों का डर, ये कोई छोटी बातें नहीं है। ये वो भारी दबाव हैं जो कल्याणी को अंदर ही अंदर पूरी तरह कुचल रहे थे। वो एक ऐसी नवविधवा माँ है जो एक ऐसे सिस्टम में बुरी तरह फंसी हुई है जहाँ लोग आकर मुफ्त की सलाह तो दे जाते हैं पर मदद के नाम पर एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ता। चौथा भाग, निर्मला का अनमेल विवाह। और ठीक यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ आर्थिक मजबूरी एक बेहद विनाशकारी समझौते को जन्म देती है जिसे हम अनमेल विवाह कहते हैं। जरा इस बेमेलपन की गहराई को महसूस कीजिए। एक तरफ है हमारी निर्मला जो अभी किशोरी है, बिल्कुल मासूम, जो शायद इस नए रिश्ते में एक भावनात्मक जुड़ाव खोज रही है, और दूसरी तरफ मुंशी तोताराम, एक अधेड़ उम्र के विधुर, बिल्कुल व्यवहारिक इंसान जिन्हें सिर्फ घर संभालना के लिए एक पारंपरिक पत्नी चाहिए। इन दोनों की सोच का ये अंतर इस कहानी के सबसे बड़े संघर्ष की नींव रखता है। एक कम उम्र की दुल्हन और अधेड़ उम्र के दूल्हे के बीच की ये मनोवैज्ञानिक खाई आगे चल के एक बहुत बड़े तूफान की वजह बनने वाली है। पांचवा भाग, तोताराम का मनोवैज्ञानिक संघर्ष। अब जैसे ही निर्मला इस नए घर में कदम रखती है, कहानी बाहरी सामाजिक दबावों से शिफ्ट होकर एक इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल जाती है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि उम्र का ये बड़ा फासला अपने आप में एक जहरीले शक को कैसे पैदा करता है। देखिए, मुंशी तोताराम कोई टिपिकल विलन नहीं है, पर अपनी ढलती उम्र को लेकर उनके अंदर जो गहरी इनसिक्योरिटीज हैं, जो हीन भावना है, वो उन्हें निर्मला के साथ कोई भी सच्चा रिश्ता बनाने ही नहीं देती। नतीजा, निर्मला कभी उनके साथ सहज नहीं हो पाती और अपने इस पति के साथ एक साथी की तरह नहीं बल्कि किसी अभिभावक जैसा बर्ताव करने लगती है। अगर हम इस घरेलू तनाव से थोड़ा पीछे हटकर ब्रॉड पिक्चर देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मुंशी प्रेमचंद यहाँ निशाना कहाँ साध रहे हैं। उनका फोकस इन 4 सामाजिक कुरीतियों पर है: भयानक दहेज प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह का दर्द और एक विधवा औरत की लाचारी। तोताराम और निर्मला का ये आपसी टकराव कोई आम मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं है, ये इन्हीं बड़ी व्यापक बुराइयों का सीधा नतीजा है। ये सिर्फ किसी एक परिवार का दुखड़ा नहीं बल्कि उस पूरी अंधी सामाजिक व्यवस्था का आईना है जो हंसती खेलती जिंदगियों को निगल जाती है। छठा भाग, त्रासदी की नींव। तो चलिए आखिर में उस चिंगारी की बात करते हैं जो इस पूरे माहौल में सीधे आग लगा देती है।
घर में एंट्री होती है मनसाराम की, जो तोताराम के सबसे बड़े बेटे हैं। और हैरानी की बात जानते हैं क्या है? मनसाराम की उम्र ठीक उतनी ही है जितनी उसकी नई सौतेली माँ निर्मला की। अब दोनों की उम्र एक है, दुनिया को देखने का नजरिया एक है, तो जाहिर है निर्मला को मनसाराम से एक मासूम सा, एक दोस्ती भरा जुड़ाव महसूस होने लगता है। पर यही वो पॉइंट है जहां चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। एक मासूम दोस्ती की शुरुआत जो तोताराम के अंदर दबी हुई उस जहरीली इनसिक्योरिटी को बुरी तरह भड़का देती है, और फिर शुरू होता है शक का वो सिलसिला जो धीरे धीरे पूरे घर को अपनी चपेट में ले लेता है। ये एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां एक बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन कनेक्शन भी समाज के इस बेमेलपन के आगे झुककर पूरी तरह विकृत हो जाता है। जो रिश्ता बहुत मासूम था, वही तोताराम के डर और शक की वजह से तबाही का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इस पूरे विश्लेषण को हम एक बेहद शक्तिशाली विचार के साथ समेटना चाहेंगे। जब समाज किसी पर ऐसे विवाह का दबाव डालता है जहां बराबरी की कोई गुंजाइश ही ना हो, तो वहां किसी की सबसे मासूम मुस्कान भी आगे चलकर विनाश का बीज बन जाती है। क्योंकि ये बात तो तय है कि असमानता की नींव पर आप कभी खुशियों का महल खड़ा नहीं कर सकते। एक व्यवस्था की कमियां इंसानी दिमाग को कितनी गहराई तक दूषित कर सकती हैं, निर्मला इस बात का सबसे कड़वा, सबसे सच्चा आईना है। तो सोचिएगा जरूर, क्या आज के दौर में भी हम इस त्रासदी से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं? इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद के अमर उपन्यास निर्मला के इस दूसरे विश्लेषण में हम सीधा उस गहरे मनोविज्ञान की बात करेंगे जो किसी भी हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर सकता है। आज हम देखेंगे कि कैसे शक एक ऐसा धीमा जहर है जो रिश्तों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पारिवारिक त्रासदी के उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझते हैं जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। जरा मुंशी प्रेमचंद जी की इस बात पर गौर कीजिए। संदेह केवल मनुष्य को नहीं, पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। ये सिर्फ कोई किताबी लाइन नहीं है, ये दरअसल उस अंधेरे की चाबी है जिसे आज हम समझने वाले हैं। शक सच में सोचने समझने की सारी ताकत छीन लेता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा भ्रम, एक निराधार शक, एक मजबूत घर की नींव को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकता है। शुरुआत करते हैं नए रिश्तों की उस उलझन से, जहां एक तरफ मासूमियत है और दूसरी तरफ एक अजीब सा खालीपन। अब अगर हम निर्मला को देखें तो बाहर से वो एक आदर्श, समर्पित पत्नी और घर को बेहतरीन तरीके से संभालने वाली महिला नजर आती है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है? अंदर एक बहुत गहरा खालीपन है, टूटे हुए सपने हैं और एक ऐसा अकेलापन है जो आसानी से किसी को दिखता नहीं। उसने हालात से समझौता तो कर लिया है, पर वो दर्द कहीं गया नहीं है। और यहीं से निर्मला के लिए हमारे मन में एक बहुत गहरी सहानुभूति जगती है। और निर्मला की इसी घुटन को कौन समझता है? तोताराम का बड़ा बेटा मनसाराम। उसे पता है कि इतनी कम उम्र में निर्मला पर क्या बीत रही है। इसी समझ की वजह से मनसाराम के मन में निर्मला के लिए एक बहुत ही सच्ची और स्वाभाविक सी इज्जत पैदा हो जाती है। चूंकि दोनों की उम्र लगभग बराबर है, तो एक सहज सी दोस्ती बन जाती है। कोई बुरी नियत नहीं, बस सामान्य बातचीत और थोड़ी बहुत हंसी मजाक। पर त्रासदी देखिए, यही छोटी सी मासूम सी नजदीकी आगे चलकर कितनी बड़ी तबाही लाने वाली है। और यहीं से एंट्री होती है उस धीमे जहर की, शक, जो किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि तोताराम की अपनी असुरक्षा से पैदा होता है। शक दिमाग में कैसे काम करता है, जरा इसका टाइमलाइन देखिए। जो चीज शुरुआत के कुछ दिनों में बस एक साधारण बातचीत लगती है, वही कुछ हफ्तों में तोताराम के अंदर एक अजीब सी असुरक्षा की भावना पैदा कर देती है। फिर महीने बीतते बीतते वो हर छोटी बात, एक सामान्य सी मुस्कुराहट तक का गलत मतलब निकालने लगते हैं। निर्मला और मनसाराम बात कर रहे हैं, तोताराम बेचैन हो जाते हैं, और सालों बाद यही चीज बिना किसी वजह के एक भयंकर गुस्से में बदल जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शक किन्हीं तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि तोताराम की अपनी ढलती उम्र की जो अपनी असुरक्षा है, ये वहां से आ रहा है। इसका सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक असर ये होता है कि शक इंसान को सच देखने ही नहीं देता, वो सचमुच अंधा कर देता है। प्रेमचंद जी ने बहुत ही सटीकता से दिखाया है कि कैसे इंसान अपने ही बनाए हुए डर का शिकार हो जाता है। तोताराम का सच देखने का नजरिया पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब उन्हें हर बात, हर घटना बस अपने उसी डर और शक के चश्मे से नजर आ रही है। इसका असर निर्मला पर क्या होता है?
वो एक ऐसी खामोश घुटन में चली जाती है जिसे समाज और परिवार का बोझ और बढ़ा देता है। समाज और परिवार स्त्री की पवित्रता पर जल्दी संदेह कर लेते हैं। ये लाइन आज भी उतनी ही चुभती है ना? जब बिना किसी गलती के एक औरत पर शक किया जाता है तो उसकी आज़ादी, उसका वो स्वाभाविक तरीके से जीना, सब कुछ खत्म हो जाता है। निर्मला अब अपने ही घर में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने को मजबूर है। डर के साए में जीना पड़ रहा है उसे। और सच कहे तो निर्मला की सबसे बड़ी त्रासदी उसका ये मौन, उसकी ये खामोशी ही है। वो अच्छे से जानती है कि मनसाराम बिल्कुल बेकसूर है। जब तोताराम मनसाराम को घर से निकालकर दूर छात्रावास भेजने का कठोर फैसला सुनाते हैं तो निर्मला अंदर से टूट जाती है। उसे लगता है कि उसके कारण एक बेकसूर को सजा मिल रही है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि अगर वो मनसाराम का पक्ष लेगी तो तोताराम का शक और पक्का हो जाएगा। इस अन्याय को, इस भयंकर अपराध बोध को वो बस खामोशी से सहने के अलावा और कुछ कर ही नहीं पाती। अब बात करते हैं मनसाराम की उस मानसिक पीड़ा की, जहां हमें मन और शरीर का वो गहरा संबंध देखने को मिलता है। एक गलत फैसला और सब कुछ बिखरने लगता है। छात्रावास में मनसाराम बिल्कुल अकेला पड़ गया है। वो गहरे सदमे में है कि आखिर उसके पिता का व्यवहार अचानक इतना क्यों बदल गया। पढ़ाई से उसका मन पूरी तरह उठ जाता है। वो दिन रात बस यही सोचता रहता है कि उसने आखिर ऐसा क्या किया है। और जैसा कि हम देखते हैं, इस गहरी मानसिक पीड़ा का सीधा असर उसके शरीर पर पड़ने लगता है। वो कमजोर और उदास होता जाता है। ये हमें बहुत साफ तरीके से बताता है कि कैसे मानसिक आघात एक शारीरिक बीमारी का रूप लेकर जानलेवा बन सकता है। इसके बाद जो होता है वो सच में दिल को झकझोर देता है। मनसाराम की तबीयत एकदम नाजुक हो जाती है, लेकिन उस लड़के की महानता देखिए। अपनी आखिरी सांस तक वो अपने पिता का पूरा सम्मान करता है। उसके मुंह से एक भी शिकायत नहीं निकलती। और तोताराम, जब तक उन्हें अपनी इस भयानक भूल का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो भागकर उसे देखने जाते हैं, पर मनसाराम वो मानसिक और शारीरिक दर्द सह नहीं पाता और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देता है। और इस तरह अविश्वास और संदेह एक पूरे परिवार को पूरी तरह से तबाह कर देता है। अब अगर थोड़ा पीछे हटकर सोचे तो इस पूरी त्रासदी की जड़ क्या थी? अनमेल विवाह, यानी एक ऐसी शादी जहां उम्र, सोच और तालमेल में एक बहुत बड़ा फासला होता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़े ही सूक्ष्म तरीके से हमें समझाया है कि तोताराम की असुरक्षा, निर्मला की लाचारी और इस परिवार के बर्बाद होने का मूल कारण यही बेमेल शादी थी। ये सिर्फ दो लोगों का बेमेल होना नहीं है, ये एक ऐसा सामाजिक ढांचा है जो अविश्वास और जबरदस्ती थोपी गई खामोशियों को जन्म देता है। इस पूरी चर्चा से हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सबक मिलते हैं। पहला, अनमेल विवाह हमेशा एक बहुत ही गहरी असुरक्षा की भावना लाते हैं। दूसरा, शक सच में एक ऐसी बीमारी है जो आपको हकीकत देखने नहीं देती। तीसरा, जब किसी की आवाज दबा दी जाती है, उसे चुप रहने पर मजबूर किया जाता है तो उसकी आत्मा तक टूट जाती है, बिल्कुल निर्मला की तरह। और चौथा, आपका मानसिक दर्द सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, वो आपके शरीर को भी अंदर से खा जाता है, जिसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है मनसाराम का अंत। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या मनसाराम सच में किसी शारीरिक बीमारी से मरा था, या फिर उसे एक टूटे हुए परिवार के शक और अविश्वास के भारी बोझ ने मार डाला? मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी चीख चीख कर कहती है कि जहां शक घर कर जाए वहां तबाही तो आनी ही है। इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां वो अक्सर इंसान के मन के सबसे अंधेरे कोनों में झांकती हैं, है ना? आज के इस चर्चा में हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली त्रासदी के तीसरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। मनसाराम की जान जा चुकी है और सच कहूं तो असली तबाही तो अब शुरू होती है। शोक, पछतावा और एक परिवार के बिखरने की खौफनाक कहानी। इस बात पर जरा गौर करें, एक गलत संदेह केवल एक व्यक्ति को नहीं मारता, बल्कि पूरे परिवार की आत्मा को घायल कर देता है। मनसाराम का जाना यह सिर्फ एक शारीरिक मौत नहीं थी, यह एक भयंकर भूकंप के केंद्र जैसा था। इस एक घटना से उठी सदमे की लहरों ने परिवार के हर एक सदस्य को अपनी चपेट में ले लिया। एक बिना सिर पैर के शक ने सिर्फ एक होनहार लड़के की जान नहीं ली, बल्कि उसने उस घर की रूह को ही छलनी कर दिया जहां कभी जीवन धड़कता था। आगे हम यही देखेंगे कि कैसे ये मौत घर के हर कमरे में एक धीमा जहर घोल देती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मृत्यु के बाद पसरे उस खौफनाक सन्नाटे की।
यहाँ जो तस्वीर उभरती है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। त्रासदी से पहले और बाद का अंतर बिल्कुल आसमान और जमीन का है। एक तरफ वो वक्त था जब इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, पढ़ाई लिखाई की हलचल रहती थी, एक आम खुशहाल घर था। और दूसरी तरफ अब वहां सिर्फ एक गहरा दम घोटू सन्नाटा है। और ध्यान रहे, ये कोई सुकून वाली शांति नहीं है, ये उस डर और अपराध बोध का सन्नाटा है जिसने घर के हर एक कोने को अपने कब्जे में ले लिया है। और इस सन्नाटे के बीच सबसे बड़ा तूफान चल रहा है मुंशी तोताराम के अंदर, उनका बढ़ता हुआ अपराध बोध। अब यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे माहौल में मुंशी तोताराम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनका वो पुराना रौबदार अंदाज वो तो मानो गायब ही हो गया है। उन्हें अब जाकर ये साफ साफ समझ आ गया है कि निर्मला पूरी तरह बेकसूर थी। लेकिन अफसोस ये समझ तब आई जब बहुत देर हो चुकी थी। प्रेमचंद की दुनिया में इस अपराध बोध का मतलब सिर्फ उदास होना नहीं होता, ये एक ऐसा भयानक एहसास है जहां इंसान को ये पता चलता है कि खुद उसी के एक बेबुनियाद शक ने सब कुछ तबाह कर दिया है। एक ऐसा नुकसान जिसकी अब कोई भरपाई नहीं हो सकती। ये पछतावा किसी तेजाब की तरह है जो तोताराम को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, उनके कॉन्फिडेंस को निगल रहा है और उन्हें बाकी दुनिया से बिल्कुल काट रहा है। अब बात करते हैं एक और मूक पीड़ित की, निर्मला का मौन मानसिक संघर्ष। निर्मला की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत सच में दिल चीर देने वाली है। मनसाराम के लिए उसके मन में जो भी स्नेह था वो बिल्कुल निस्वार्थ और पवित्र था। उसने उसे हमेशा अपने बेटे की तरह ही माना। लेकिन अब पूरी तरह से निर्दोष होने के बावजूद वो बिना एक शब्द कहे सबसे भारी बोझ उठा रही है। वो बस एक मशीन की तरह काम में लगी रहती है, बच्चों की देखभाल करना, पति की सेवा करना और घर की इज्जत को किसी भी तरह बचाए रखना। लेकिन इस बाहरी आवरण के पीछे की सच्चाई क्या है? वो हर दिन अपनी ढलती हुई जवानी और टूट चुके सपनों का गला घोट रही है। उसके चेहरे की मुस्कान हमेशा के लिए छिन चुकी है। उसे हर पल यही लगता रहता है कि अगर वो इस घर में आई ही ना होती तो मनसाराम आज जिंदा होता। ये आत्मग्लानि, ये खुद को दोष देने की भावना उसे रोज तिल तिल कर मार रही है। यहां थोड़ा रुक कर इस बात की गहराई को महसूस करना बहुत जरूरी है। मुंशी प्रेमचंद यहां सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं सुना रहे हैं, वो हमारी सामाजिक व्यवस्था पर एक बहुत ही गहरी करारी चोट कर रहे हैं। देखिए कैसे सिस्टम की सारी कमियों और एक पुरुष के शक का पूरा बोझ आखिर में एक औरत को ही अकेले सहना पड़ता है। उसकी इस खामोश तड़पा देने वाली मानसिक थकान को समाज कभी समझ ही नहीं पाता। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और अब जिंदगी बस एक कठोर ड्यूटी बनकर रह गई है। और इस त्रासदी का असर सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं रहा। चलिए देखते हैं बच्चों और घर की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। मनसाराम के छोटे भाई बहन उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब घर का माहौल इतना खौफनाक और मायूस हो गया है कि बच्चों और निर्मला के बीच एक अजीब सी अदृश्य दूरी आ गई है। बेचारे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अचानक से उनके घर को किसकी नजर लग गई। जहां पहले हर तरफ प्यार ही प्यार था, वहां अब एक अनजाना सा डर और उदासी बैठ गई है। वो अब निर्मला से पहले की तरह खुलकर बात भी नहीं कर पाते। इस भयानक तनाव ने उनके बचपन और मानसिक विकास को पूरी तरह जकड़ लिया है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मानसिक तबाही वो हमेशा आर्थिक तबाही को भी न्योता देती है। स्टेप 1, तोताराम मानसिक रूप से पूरी तरह बिखर चुके हैं। स्टेप 2, इसकी वजह से उनका अपने काम में बिल्कुल मन नहीं लगता, उनकी काम करने की क्षमता तेजी से गिर रही है। और फिर आता है स्टेप 3, दूसरी तरफ घर के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। निर्मला एक एक पैसा बचाकर घर चलाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन हालात बस हाथ से फिसलते ही जा रहे हैं। अब हम इस त्रासदी के बाहरी घेरे की तरफ बढ़ते हैं, समाज की दृष्टि और वो खतरनाक अफवाहें। यहाँ समाज के इस दोहरे चरित्र को बेनकाब होते देखना वाकई दिलचस्प है। बाहर से देखिए तो लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं, अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या चल रहा है? वो अजीबोगरीब और बेहुदा अफवाहें फैला रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये इतनी बड़ी त्रासदी भी बस एक मनोरंजन और गपशप का टॉपिक बन गई है। ये समाज की उस बीमार मानसिकता पर एक सीधा प्रहार है, जहां किसी इंसान का खून के आंसू रोना भी मोहल्ले की चटपटी चर्चा बन जाता है। इन बेसिर पैर की अफवाहों ने निर्मला के दुख को 100 गुना और बढ़ा दिया है। उसे लगने लगा है कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ और सिर्फ बदनामी का दूसरा नाम बन चुकी है। और अब हम इस टूटते हुए परिवार के मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मनसाराम की मौत ने सिर्फ एक इंसान को नहीं छीना,
उसने इस परिवार के पूरे ढांचे को, उनके आपसी विश्वास को और घर की शांति को हमेशा हमेशा के लिए राख कर दिया। शक की यह विरासत कितनी खौफनाक होती है, इसे जरा समझिए। पहला, शक की उम्र उस इंसान से भी लंबी होती है जिस पर शक किया जाता है। दूसरा, ये अपराध बोध इंसान को किसी बाहरी हथियार से नहीं बल्कि अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाता है। तीसरा, सबसे गहरी और दर्दनाक त्रासदी वही होती है जो बिना एक आंसू बहाए एकदम खामोशी से सही जाती है, बिल्कुल निर्मला की तरह। चौथा, घर का ये दमघोटू तनाव बच्चों के मानसिक विकास को वहीं रोक देता है। और अंत में समाज की वो अफवाहें जो जख्म पर मरहम लगाने के बजाय उस पर नमक छिड़कने का काम करती हैं। आज निर्मला और तोताराम एक ही छत के नीचे रह तो रहे हैं, लेकिन उनके बीच की भावनात्मक खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि वहां सिर्फ एक औपचारिक शिष्टाचार बचा है, कोई अपनापन नहीं। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा अपने अंत तक पहुंचती है। एक बार विश्वास टूट जाए तो क्या उसे कभी वापस लाया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ तोताराम और निर्मला की कहानी का नहीं है, ये इंसान की फितरत पर एक ऐसा सवाल है जो सदियों तक गूंजेगा। परिवार सिर्फ एक ही मकान में रहने से नहीं बनते, वो विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के साथ मानसिक जुड़ाव की नींव पर खड़े होते हैं। प्रेमचंद हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जब कोई बिना सिर पैर का शक इस मजबूत नींव को ही चकनाचूर कर दे तो क्या उसे कभी भी किसी भी कीमत पर फिर से जोड़ा जा सकता है? ये सवाल और इस बिखरते परिवार का दर्द यकीनन बहुत लंबे समय तक हमारे जहन में ताजा रहेगा। इस गहरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुंशी प्रेमचंद के क्लासिक निर्मला केस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज सारा फोकस भाग 4 पर रहेगा। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार की पर्सनल ट्रेजेडी असल में पूरे समाज की कमियों और उसके खोखलेपन का एक छोटा रूप बन जाती है। हम बारीकी से समझेंगे कि कैसे एक हंसता खेलता घर सिर्फ हालात और समाज के दबाव में आकर पूरी तरह से बिखर जाता है। तो चलिए सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं कि जब एक परिवार में भरोसा ही मर जाए तो उस घर का क्या होता है? मनसाराम के दुखद मौत के बाद उस घर में अब सिर्फ एक खंडहर बचा है। ये देखना सच में बहुत तकलीफदेह है कि कैसे एक जवान बेटे की मौत का भारी सदमा पूरे घर के ढांचे को ही हिलाकर रख देता है। यहाँ शोक अब सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत बन गया है जो घर की दीवारों से लेकर रिश्तों की नींव तक सब कुछ निगल रहा है। प्रेमचंद जी ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है कि कोई भी त्रासदी सिर्फ किसी एक इंसान पर वार नहीं करती। जब किसी परिवार का वो इमोशनल बैलेंस टूटता है ना, तो उसकी विनाशकारी लहरें उस छत के नीचे रहने वाली हर एक पीढ़ी को अपनी चपेट में ले लेती हैं। दुख बिल्कुल किसी संक्रामक बीमारी की तरह पूरे परिवार में फैल जाता है और सच मानिए कोई भी इससे बच नहीं पाता। भाग 1, बिखरता परिवार। आइए देखते हैं कि घर का माहौल कैसे बदल गया। त्रासदी से पहले और बाद के घर का ये जो अंतर है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा सोचिए, पहले जिस घर में एक नॉर्मल लाइफ की चहल पहल थी, बच्चों की हंसी थी, लंबी लंबी बातें होती थी, अब वहां एक अजीब सी घुटन भरी और डरावनी खामोशी ने कब्जा कर लिया है। रिश्ते अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह गए हैं। ऐसा लगता है जैसे उस घर से जिंदगी की धड़कन ही कहीं गायब हो गई है। अब इस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। मनसाराम के जाने के बाद तोताराम का वो भयानक शक तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो इमोशनल खाई बन गई है और जो मेंटल ट्रॉमा लगा है वो अब परमानेंट हो गया है। तोताराम भयंकर अपराध बोध यानी गिल्ट में डूब चुके हैं। निर्मला तिल तिल कर खुद को मिटा रही है और वो छोटे बच्चे, वो इस भारी और खौफनाक माहौल में पूरी तरह से डरे सहमे और असुरक्षित हैं। भाग 2, निर्मला की मूक पीड़ा। अब पूरा ध्यान निर्मला की उस खामोश तकलीफ पर। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि निर्मला पूरी तरह से आत्मदमन कर रही है, मतलब अपनी खुद की इच्छाओं का गला घोंट रही है। वो अपने आंसू छिपाती है, अपने सारे पर्सनल सपनों की बलि चढ़ा देती है, और ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि ये टूटा बिखरा घर किसी भी तरह बस चलता रहे। उसका पूरा वजूद ही जैसे दूसरों के लिए काम करने वाली एक मशीन में बदल कर रह गया है। उसकी ये खामोश पीड़ा अंदर तक झकझोर देती है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। समाज उसकी इस कभी ना खत्म होने वाली सहनशीलता को महान आदर्श या त्याग का नाम दे सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक गहरी त्रासदी है। ये कोई आदर्श नहीं है, ये कोई एक ऐसा धीमा जहर है जो चुपचाप उसकी सेहत और उसके जीने की इच्छा को अंदर ही अंदर पूरी तरह खत्म कर रहा है। भाग 3, मानसिक और आर्थिक पतन। देखते हैं कि ये दर्द अब पैसों की तंगी में कैसे बदलता है।
अब देखिए, ये सब सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है। मानसिक पतन का सीधा असर जेब पर पड़ता है। कारण और प्रभाव का यह सिलसिला एकदम साफ है। तोताराम का जो गिल्ट है, उनका जो भारी अपराध बोध है, वो उन्हें इस कदर तोड़ देता है कि वो अपनी वकालत पर फोकस ही नहीं कर पाते। और इस प्रोफेशनल फेलियर का सीधा नतीजा ये निकलता है कि घर की इनकम धड़ाम से गिर जाती है और परिवार एक बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट के दलदल में फंस जाता है। इस भारी आर्थिक संकट से निपटने के लिए निर्मला क्या करती है? वो भयंकर कंजूसी करने लगती है और अपने एक एक पर्सनल खर्च को पूरी तरह से रोक देती है। ये प्रेमचंद जी के उस गहरे पॉइंट को साबित करता है कि किसी भी मिडिल क्लास परिवार का आर्थिक संकट सिर्फ पैसों की कमी तक महदूद नहीं होता। ये उस परिवार के मानसिक स्वास्थ्य और उसकी दिमागी शांति से बहुत ही गहराई से जुड़ा होता है। भाग 4, समाज का क्रूर चेहरा। अब घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर दुनिया का नजरिया देखते हैं। यहीं पर समाज का सबसे बदसूरत चेहरा खुलकर सामने आता है। समाज उन असली अन्यायों को देखने से साफ इनकार कर देता है जिन्होंने निर्मला को इस जाल में फंसाया है। हमदर्दी जताना तो दूर की बात है, लोगों को गपशप करने में, बातें बनाने में ज्यादा मजा आता है। वो परिवार के तबाह होने के असली कारणों को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ सतही नैतिकता का नकाब ओढ़े रहते हैं। निर्मला ने बिना कोई भी अपराध किए क्या कुछ झेला, वो सच में दिल दहला देने वाला है। जरा सोचकर देखिए, बिना मर्जी के जबरदस्ती शादी, चरित्र पर झूठे शक के तीर, एक ऐसी जिंदगी जहां हर पल गिल्ट में जीना पड़े, और एक ऐसी जवानी जो सिर्फ और सिर्फ आंसुओं में बह गई। उसके सारे सपने छीन लिए गए। ये सब उसकी अपनी पसंद नहीं थी, बल्कि ये सब उस पर जबरदस्ती थोपा गया था, और ये उस दौर की हजारों महिलाओं की कड़वी सच्चाई थी। भाग 5, प्रेमचंद का साहित्यिक संदेश। इस पूरी कहानी का असली निचोड़ क्या है? इस कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि इस परिवार की तबाही सिर्फ पन्नों पर लिखी एक कहानी नहीं है। ये 20वीं सदी की शुरुआत के पितृसत्तात्मक समाज की क्रूरता के सामने रखा गया एक बहुत ही कठोर आईना है। एक गलत सामाजिक प्रथा या कुरीति सिर्फ एक इंसान की जिंदगी तबाह नहीं करती, वो आने वाली कई पीढ़ियों के पूरे भविष्य को एक घिने अंधकार में ढकेल देती है। प्रेमचंद जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी कहानी की रियल अप्रोच है। वो किसी सस्ते मेलोड्रामा का सहारा बिल्कुल नहीं लेते। उनकी जो एकदम सरल और यथार्थवादी भाषा है ना, वो ये सुनिश्चित करती है कि अंदर से खोखले होते एक परिवार की इस भयंकर त्रासदी को पूरी गहराई और सच्चाई के साथ महसूस किया जा सके। ये कहानी इतनी असरदार इसीलिए है क्योंकि ये 100% सच्ची लगती है। तो आखिर में एक सवाल जो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए, जिन कठोर सामाजिक नियमों और सिस्टम के दबावों की प्रेमचंद जी ने उस दौर में इतनी आलोचना की थी, क्या वो आज भी हमारे आसपास मौजूद नहीं है? इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए कि क्या महिलाओं से मांगे जाने वाले ये खामोश बलिदान सच में बीते कल की बात हो चुके हैं, या फिर आज भी समाज किसी न किसी रूप में उनसे यही सब करवा रहा है? इस सवाल का जवाब हमें अपने ही आसपास ढूंढना होगा। नमस्कार, मुंशी प्रेमचंद की मास्टरपीस निर्मला के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जो शायद सबसे गहरा और दर्दनाक हिस्सा है। भाग 4, मनसाराम की दुखद मौत के बाद ये कहानी अब सिर्फ एक इंसान के दुख की नहीं रह गई है, बल्कि ये एक पूरे परिवार के धीरे धीरे खत्म होने का बहुत ही मार्मिक और रियलिस्टिक चित्र दिखाती है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक गलत फैसला और समाज की बेरुखी एक हंसते खेलते घर को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देती है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम किन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। 1, परिवार का मनोवैज्ञानिक बिखराव। 2, निर्मला का मौन आत्मदमन। 3, आर्थिक और भावनात्मक पतन। 4, समाज की क्रूर मानसिकता। 5, स्त्री जीवन की त्रासदी। और 6, भाग 4 का साहित्यिक महत्व। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परिवार के मनोवैज्ञानिक बिखराव की, साइकोलॉजिकल डिके ऑफ द फैमिली। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज, जरा इन दोनों मुख्य किरदारों को देखिए। दोनों एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन अंदर से किस कदर टूट चुके हैं, इसका कॉन्ट्रास्ट वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। बाईं ओर तोताराम है। ये पूरी तरह से अपराध बोध यानी गिल्ट में डूब चुके हैं। इन्हें हर पल यही पछतावा खाया जा रहा है कि इनके ही बेबुनियाद शक ने इनके बेटे की जान ले ली। और दूसरी तरफ दाईं ओर निर्मला है। ये अब इमोशनली बिल्कुल कट चुकी है। वो बस एक मशीन की तरह घर के काम कर रही है और उसकी आंखों में एक गहरी खामोश उदासी जम गई है। दोनों साथ जरूर हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी अब कभी नहीं मिट सकती। यहां लिखा ये वाक्य देखिए, परिवार का भावनात्मक संतुलन टूट चुका था। ये कोई मामूली बात नहीं है।
इसका सीधा असर घर के छोटे बच्चों पर पड़ा है। इस जहरीले और भारी माहौल ने उन बच्चों से उनकी हंसी, उनका बचपन ही छीन लिया है। मतलब वो अब घर में खुलकर खेल भी नहीं पाते। उनके बाल मन में एक अजीब सा डर और एक गहरी मानसिक असुरक्षा बैठ गई है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, निर्मला का मौन आत्मदमन, निर्मलाज साइलेंट सेल्फ सप्रेशन। ये जो शब्द है ना, आत्मदमन, ये इस पूरी कहानी की असली आत्मा है। आत्मदमन का मतलब सिर्फ कोई त्याग या सैक्रिफाइस नहीं होता। ये एक औरत की अपनी इच्छाओं, उसके सपनों और यहां तक कि उसके दर्द को जबरदस्ती खामोश कर देने की क्रूर सच्चाई है, जिसे हमारा समाज बड़ी आसानी से एक आदर्श या महान बलिदान का नाम देकर ग्लोरीफाई कर देता है। हमें यह समझना ही होगा कि यह कोई महान गुण नहीं था, बल्कि उस दौर के समाज का थोपा हुआ एक ऐसा कड़वा नियम था जिसे निर्मला हर दिन जीने को मजबूर थी। तो ये आत्मदमन असल में दिखता कैसा है? निर्मला अब किसी के सामने एक आंसू नहीं बहाती, वो कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। उसने अपनी हर जरूरत, अपने सारे खर्चे पूरी तरह खत्म कर दिए हैं और सबसे बड़ी बात, उसमें अब जीने की कोई इच्छा ही नहीं बची है। फिर भी वो रोज उठती है और मशीन की तरह घर संभालती है। जरा सोचिए, इस लगातार मानसिक यंत्रणा का उसके शरीर पर क्या असर हो रहा होगा। उसकी आंखों की वो पुरानी चमक बुझ चुकी है और उसकी सेहत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हमारा तीसरा विषय है आर्थिक और भावनात्मक पतन, फाइनेंशियल एंड इमोशनल डाउनफॉल। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। आइए देखते हैं कि कैसे ये पूरा पतन एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। स्टेप 1, तोता राम का वो पछतावा जो उन्हें अंदर से खाई जा रहा है। स्टेप 2, इसी मेंटल स्टेट की वजह से वो अपनी वकालत पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते। स्टेप 3, जिसका सीधा नतीजा ये होता है कि घर की इनकम तेजी से गिरने लगती है। और फाइनली स्टेप 4, परिवार का गुजारा चलाने के लिए निर्मला को अपनी जरूरतें मारकर भयंकर कंजूसी और कठोर मितव्ययिता का रास्ता अपनाना पड़ता है। मतलब मानसिक बर्बादी ने सीधे तौर पर उन्हें आर्थिक बर्बादी तक पहुंचा दिया है। और इस सबके बीच पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो गया है? एकदम शांत और फॉर्मल। मनसाराम की मौत के बाद वो घिनौना शक तो खत्म हो गया, लेकिन जो भरोसा और जो एक इमोशनल कनेक्शन था वो हमेशा के लिए मर चुका है। तोताराम अब पछतावे में निर्मला को प्यार दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन निर्मला के दिल पर इतनी गहरी चोट लगी है कि वो अब चाह कर भी कभी कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती। अब हम पहुंचते हैं चौथे विषय पर, समाज की क्रूर मानसिकता, द क्रूअल माइंडसेट ऑफ सोसाइटी। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स समाज का असली और खोखला चेहरा। समाज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि असली अन्याय क्या है, जैसे कि एक जवान लड़की की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से कर देना या उस पर इतना घटिया शक करना। लोगों को तो बस बाहरी नैतिकता से मतलब है, उन्हें सिर्फ गॉसिप में मजा आता है। वो बस हालात को दोष दे देंगे, पुरुषों की गलतियों पर बड़े आसानी से पर्दा डाल देंगे, लेकिन जो असली अन्याय है उस पर कभी बात नहीं करेंगे। इन दोनों पहलुओं को साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बाईं तरफ समाज का नजरिया है, सहानुभूति की पूरी कमी, सिर्फ गपशप और दर्द के असली कारणों से मुंह फेर लेना। और दाईं तरफ निर्मला की कड़वी सच्चाई है, जहां सिर्फ एक खामोश पीड़ा है, शारीरिक पतन है और एक भयानक अकेलापन है। ये एक बहुत ही कठोर सत्य है कि समाज एक औरत के असली दर्द को कभी गंभीरता से नहीं लेता। वो बस अपनी झूठी नैतिकता का चश्मा पहने रहता है। पांचवां विषय, स्त्री जीवन की त्रासदी, द ट्रेजेडी ऑफ विमेन्स लाइव्स। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जरा बिना कोई जुर्म किए सहे गए इन अन्यायों की लिस्ट को देखें। निर्मला ने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी उसके सपने छीन लिए गए, उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी गई, उसके चरित्र पर बिना वजह शक किया गया, उसे बिना किसी गलती के गिल्ट में जीने पर मजबूर किया गया और उसकी पूरी जवानी सिर्फ और सिर्फ आंसुओं में बह गई। इन अन्यायों का ये पहाड़ देखकर हम समझ सकते हैं कि उस समय और शायद आज भी अनगिनत औरतों ने कितना भारी और क्रूर जीवन जिया होगा। हमारा छठा और आखिरी विषय है भाग 4 का साहित्यिक महत्व, लिटरेरी सिग्निफिकेंस ऑफ पार्ट 4। प्रेमचंद की सबसे बड़ी खूबी यही है, इन गहरे विषयों को देखिए। परिवार का टूटना हो, पैसों की तंगी हो, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हो, औरतों की असीमित सहनशीलता हो या समाज के कठोर नियम हो, प्रेमचंद ने इन सब को बिना किसी मेलोड्रामा के लिखा है। वो हमें रुलाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो इन गहरी सामाजिक बीमारियों के सामने एक ऐसा निर्मम आईना रख देते हैं ताकि हम खुद इस अन्याय को महसूस कर सकें और सवाल पूछ सकें। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल हमारे सामने है,
क्या आज का समाज वाकई बदल चुका है, या मौन पीड़ा आज भी आदर्श के नाम पर छिपाई जाती है? निर्मला की ये कहानी भले ही दशकों पुरानी हो, लेकिन इसकी गूंज आज भी हमारे आसपास मौजूद है। इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मुंशी प्रेमचंद के एक मास्टरपीस, उनके कालजी उपन्यास निर्मला के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम विशेष रूप से इस कहानी के उस अंतिम हृदय विदारक हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो पूरे समाज की विफलता पर बहुत करारी चोट करता है। हम लोग अक्सर साहित्य को बस एक कहानी की तरह पढ़ते हैं, है ना? लेकिन जब बात प्रेमचंद की हो तो कहानी का हर पन्ना समाज की एक कड़वी सच्चाई को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। इस पूरी चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अकेली स्त्री का जीवन इन सामाजिक कुरीतियों के भारी बोझ तले पूरी तरह से कुचल दिया जाता है। पूरी कहानी का जो सबसे मार्मिक निचोड़ है ना, वो इस एक बात में छिपा है। निर्मला की सबसे गहरी चीख वास्तव में उसका पूर्ण मौन था। ये बात अंदर तक झकझोर देती है। निर्मला ने कभी समाज से ऊंची आवाज में कोई शिकायत नहीं की, उसने कोई मोर्चा नहीं खोला। उसने तो बस बहुत ही चुपचाप अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और अपने कर्तव्यों को निभाती चली गई। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये शांत समर्पण, ये कुछ न कह पाना ही असल में उसके दर्द की सबसे बड़ी पुकार नहीं थी? वो हर रोज अपने ही टूटे हुए सपनों के साथ घुट-घुट कर जी रही थी। अगर हम निर्मला के अतीत और उसके वर्तमान की तुलना करें तो ये विरोधाभास सच में हृदय विदारक है। एक तरफ उसका वो अतीत है, एक ऐसा बचपन और युवावस्था जो जीवन के उत्साह, बड़े बड़े सपनों और एक बहुत ही सुंदर भविष्य की आशाओं से भरा हुआ था। और दूसरी तरफ उसका वर्तमान, अब वो केवल एक पूरी तरह से थका हुआ जीवन बनकर रह गई है, जहां सिर्फ शांत दुख है, अपनी पहचान का खो जाना है और पूरी तरह से टूट चुके सपने हैं। लगातार सहने पड़े दुखों और अपमान ने उस कभी जीवंत रहने वाली लड़की को भीतर से बिल्कुल खोखला कर दिया। वो अपनी ही जिंदगी में सिर्फ एक परछाई बनकर रह गई। और देखिए, ये जो पतन था, ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी। इसकी शुरुआत होती है मानसिक पीड़ा से। लगातार जो सामाजिक अपमान मिलता है वो इंसान को भीतर से बहुत कमजोर कर देता है। इसी भयानक मानसिक तनाव और लगातार किए गए त्याग के कारण निर्मला का शारीरिक पतन शुरू होता है और वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। इसके बाद जो स्थिति आती है वो है पूर्ण उदासीनता। मतलब जब इंसान अपनों के बीच रहते हुए भी सबसे कट जाता है, जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है और अंततः एक शांत मृत्यु। ये पूरा सफर स्पष्ट रूप से हमें दिखाता है कि कैसे एक सामाजिक व्यवस्था इंसान को तिल तिल कर मारती है। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। ये जो संख्या हजारों है ना, यही निर्मला के अंत का असली अर्थ है। उसका इस दुनिया से जाना कोई बहुत बड़ा नाटकीय दृश्य नहीं था, बल्कि एक लंबे दुख का बेहद शांत अंत था। और सबसे बड़ी बात, यह केवल किसी एक स्त्री की मृत्यु नहीं थी। निर्मला उन हजारों लाखों स्त्रियों की मृत्यु का प्रतीक बन गई जिन्हें समाज की कुरीतियों ने और गलत परंपराओं ने जीते जी मार दिया। तो यह सिर्फ एक अकेली त्रासदी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यापक सामाजिक यथार्थ है। अब आगे बढ़ते हैं तोताराम के पश्चाताप और अवांछित विनाश की ओर। अगर हम तोताराम की वास्तविक मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझें तो उन्हें भी अंततः ये एहसास हो ही जाता है कि उनके अपने संदेह, उनके डर और असुरक्षा की भावना ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। ये एक बहुत ही मार्मिक विडंबना है कि जो पितृसत्तात्मक ढांचा पुरुष बनाते हैं वो उन पुरुषों को भी गहरा दुख देता है जो इसे बनाए रखते हैं। निर्मला के साथ जो एक गहरी खाई बन गई थी वो कभी पाटी नहीं जा सकी और अपने ही बेटे मनसाराम की मृत्यु का भारी अपराध बोध उन्हें हमेशा सताता रहा। ये बेहतरीन ढंग से स्पष्ट करता है कि कैसे एक पति और पिता के रूप में उनकी विफलता ये साबित करती है कि इंसानी गलतियां और अविश्वास कोई एक पल की बात नहीं होते, बल्कि वे पूरे जीवन पर अपनी एक लंबी और काली परछाई डाल देते हैं। अब हम इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है, निर्मला की इस पूरी त्रासदी का असली अपराधी आखिर था कौन? क्या वो केवल तोताराम था या निर्मला का अपना भाग्य? इस सवाल के साथ हम इस कहानी को एक व्यक्तिगत पारिवारिक दुख के दायरे से बाहर निकालकर पूरे समाज के एक मैक्रो लेवल यानी व्यापक स्तर पर इसका विश्लेषण करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जड़ में असल समस्या थी क्या। सच तो यह है कि असली हत्यारे कोई व्यक्ति विशेष थे ही नहीं, बल्कि इन व्यवस्थागत सामाजिक कुप्रथाओं की एक विशाल मशीनरी थी। ये दहेज प्रथा जिसने इंसानी रिश्तों को सौदों में बदल दिया, बाल विवाह और अनमेल विवाह जहां उम्र और मानसिकता का दूर दूर तक कोई मेल नहीं था। इसके साथ ही वो संदेह से भरी हुई पुरुष मानसिकता,
स्त्रियों का आर्थिक रूप से पुरुषों पर पूरी तरह निर्भर होना और समाज का वो खोखला दिखावा जहां पीड़ित को ही दोषी मान लिया जाता है, इन सब ने मिलकर ही तो एक निर्दोष जीवन को नष्ट कर दिया। इन सामाजिक कुरीतियों और उनके विनाशकारी परिणामों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और निर्विवाद संबंध है। दहेज प्रथा को ही ले लीजिए, यह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, यह मानवीय संबंधों और पूरे के पूरे परिवारों को नष्ट कर देने वाली बीमारी है। अनमिल विवाह गहरे दुख और एक ऐसे अविश्वास को जन्म देता है जो कभी खत्म नहीं होता, और शक का प्रभाव, यह किसी भी परिवार की नींव को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने तोताराम और निर्मला के मामले में देखा। चलिए अब बात करते हैं उपन्यास के सामाजिक संदेश और उसके शाश्वत आईने की। हम अक्सर साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन मान लेते हैं, है ना? लेकिन साहित्य सामाजिक परिवर्तन के एक बहुत ही मजबूत हथियार के रूप में भी काम करता है। मुंशी प्रेमचंद की रचना केवल एक घरेलू कहानी भर नहीं है, ये एक अत्यंत गहरा मनोवैज्ञानिक आईना है। प्रेमचंद ने अपने लेखन को इसी दूसरे स्तर पर स्थापित किया। उन्होंने भारतीय नारी की मौन पीड़ा, उसके त्याग और सहनशीलता के इस दुखद प्रतीक का उपयोग किया ताकि तत्काल सामाजिक सुधार के लिए लोगों की सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगाया जा सके। उन्होंने सच में यह साबित कर दिया कि कलम की ताकत समाज की दिशा बदल सकती है। अब इस स्रोत सामग्री से निकलने वाले सबसे प्रमुख और केंद्रीय संदेश को देखते हैं। बात बहुत स्पष्ट है, विश्वास किसी भी संबंध की नींव है। स्त्रियों को स्वतंत्रता और सम्मान मिलना चाहिए और विवाह समानता और आपसी समझ पर आधारित होना चाहिए। ये एक ऐसा शाश्वत सबक है जो हमें बताता है कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए हानिकारक परंपराओं को जड़ से उखाड़ फेंकना और एक दूसरे के प्रति सच्ची समझ को अपनाना कितना जरूरी है। इसके बिना कोई भी समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न हम सभी के सामने खड़ा है। क्या हमारा ये आधुनिक समाज अंततः प्रेमचंद के इस आईने में गहराई से देखेगा और अपनी क्रूर परंपराओं को पूरी तरह से बदलेगा, या निर्मला की त्रासदी आज भी उसी तरह किसी बंद दरवाजे के पीछे मौन रूप से जारी है? क्या वास्तव में हमने उन व्यवस्थागत विफलताओं को पीछे छोड़ दिया है? इस कालजयी साहित्य कृति का यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।